नमस्कार प्यारे साथियों, अर्थ स्कॉलर पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग अपना पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहां हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चन को करने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। अब तक हमारी 10 क्लासेस इस पे चल चुकी हैं। आज इस पीवाईक्यू की सीरीज में हमारा डे 11 है, तो जहां हमने अपनी पिछली क्लास को समाप्त किया था, आज की इस क्लास को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो अगली बार का पेपर देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का, उनके लिए ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वो अपने एग्जाम से पहले 2000 प्लस क्वेश्चन करके जा रहे हैं, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके डायरेक्ट पेपर में आएंगे। तो जो अब की बार पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हम अपने इस सेशन को वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने अपनी इस क्लासेस को समाप्त किया था। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 51 से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला सवाल है कि अ फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल अफेक्ट। तो अगर हम अपने टैक्स को फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करेगा। ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है। ठीक है, आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन दिया है कि बायर्स को ज्यादा इफेक्ट करेगा सेलर के कंपेयर में, सेलर को ज्यादा इफेक्ट करेगा बायर के कंपेयर में, दोनों को इक्वली करेगा, या गवर्नमेंट के रेवेन्यू को ये नेगेटिव कर देगा। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये तो पहले ही हट जाएगा। क्या बोला है कि बायर्स और शेयर्स इक्वली करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब फॉरवर्ड शिफ्ट किया जाता है, तो इस केस में जो टैक्स होता है वो बायर को ज्यादा इफेक्ट करता है कंपेरेटिवली सेलर के। तो यानी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ये एकदम सही जवाब होगा। ठीक है। बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि आप पब्लिक गुड इज, यानी पब्लिक गुड के कैरेक्टरिस्टिक से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, इसके फीचर से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। क्या क्या है भाई कि पब्लिक गुड्स जो होता है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, बिल्कुल नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। ठीक है। और क्या भाई दिया गया है, और अगला दिया गया है कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन राइवल इन कंजम्पशन होते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, यानी बोथ A and 2 इज द राइट आंसर। ठीक। ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। अगर हम तीसरे सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 आसान था। अगले सवाल की बात करें कि इकोनॉमिस्ट रिफर टू अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन दैट रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेट। तो बेसिकली बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होगा। ठीक है। अनएंटिसिपेटेड डिफॉल्ट, ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। ये जो होता है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे होते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो बेसिकली इस टर्म के बारे में डिफाइन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा, इन्फ्लेशन रेट जो होगा, ये क्वेश्चन नंबर डी का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है। अब अगर हम अपने अगले सवाल की तरफ चलें, अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द जीएसटी के रिगार्डिंग। बेसिकली कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट टैक्स विल बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ स्केल। बिल्कुल। आप जब कोई सामान खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि उस पे सीजीएसटी भी लिखा होता है और एसजीएसटी भी लिखा होता है। तो दोनों जीएसटी एक साथ कलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि सेंटर एंड स्टेट जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे भी दोनों जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। ठीक है। तो ये हमारा चौथा सवाल था। जीएसटी के बारे में आप जरूर एक बार पढ़ के जाएं। क्यों? क्योंकि अभी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वजह ये है कि इसके स्लैब में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ आइटम्स को इधर से उधर किए गए हैं, तो इसके सारे स्लैब आप देख के जाइएगा, और कुछ आइटम्स में जो फेरबदल किए गए हैं उसको भी जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन विजुअल होगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक लियोनटिव पैराडॉक्स है, एक लिंडर हाइपोथेसिस है। पूछा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपेंशन टू द कंक्लूजन ऑफ एक्सॉलिन थ्योरी। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें, ठीक है,
तो एचओ मॉडल तो हम सबने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा एचओ मॉडल। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का ये एक बेहतरीन मॉडल है। इसके एक्सेप्शन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसके एक्सेप्शन के बारे में बात की जा रही है। दो इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं। एक कौन सा दिया गया है? एक हमारा लियोनटिव पैराडॉक्स दिया गया है। ठीक है, एक लियोनटिव पैराडॉक्स दिया गया है और दूसरा कौन सा दिया गया है? दूसरा लिंडर हाइपोथेसिस दिया गया है। लिंडर हाइपोथेसिस दिया गया है। ठीक, लिंडर हाइपोथेसिस दिया गया है। ध्यान देना, लियोनटिव पैराडॉक्स बेसिकली एचओ मॉडल क्या बताता है? एचओ मॉडल बताता है कि अगर कोई कंट्री जो है वो किसी चीज में फैक्टर एंडोमेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कोई कंट्री जो है, इंडिया जो है, वो लेबर एंडोमेंट है, उसके यहाँ लेबर ज्यादा है तो लेबर चीप मिलेंगे, तो वो किस तरीके के गुड्स एक्सपोर्ट करेगा? जो लेबर इंटेंसिव गुड्स होगा, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स होगा वो इस तरीके के गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक, लेकिन लियोनटिव पैराडॉक्स क्या है? बेसिकली लियोनटिव पैराडॉक्स ने यूएसए के मॉडल को चेक किया। अब आप सबको पता है यूएसए क्या है? वो कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंडोमेंट है वहाँ। तो वहाँ जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए था वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट होना चाहिए था। लेकिन लियोनटिव को अपने रिसर्च में क्या मिला कि यूएसए ने लेबर इंटेंसिव गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। तो ये एचओ मॉडल का क्या था? लेबर इंटेंसिव गुड्स को क्या किया है? ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। तो बेसिकली ये क्या था? एचओ मॉडल का एक्सेप्शन था। दूसरा एक लिंडर हाइपोथेसिस है। लिंडर हाइपोथेसिस किस चीज के बारे में बात करता है कि मान लेते हैं दो कंट्री है जिनकी सेम पर कैपिटा इनकम है, ए और बी, दोनों की सेम पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, तो फिर इनकी क्या फाइंडिंग रही है कि तब दोनों जो हैं वो किस चीज का ट्रेड करना चाहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का ट्रेड दोनों करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ट्रेड जो है वो दोनों करना चाहते हैं। तो दोनों क्या है? ये भी और ये भी दोनों एचओ मॉडल के क्या है? एक्सेप्शन है। दोनों एचओ मॉडल के एक्सेप्शन, दोनों एचओ मॉडल के एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यही बेसिकली यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, मीनिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर एक्सेप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्या है भाई साहब सवाल? कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर regarding the consumption function fitted by Simon Kuznets to US economic data for the period 1869 to 1929। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देयर appeared no constant terms in the linear consumption function so fitted। ठीक है भाई साहब, the APC and MPC are not significantly different। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। यानी इस सवाल का अगर बात किया जाए, कौन सा सवाल है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। तो 56 की अगर बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या? ठीक है, स्टैगफ्लेशन बेसिकली तीन तरीके की कंडीशन के बारे में बात करता है। ठीक है, क्या क्या बात करता है? पहला, एक तो हाई इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, हाई इन्फ्लेशन होगा। दूसरा क्या होगा? हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी फ्लिप्स कर यहाँ फेल हो जाएगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तीसरा क्या होगा? लो जीडीपी ग्रोथ होगा, लो जीडीपी ग्रोथ होगा। इस तीन टर्म को स्टैगफ्लेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाई इन्फ्लेशन होगा, नॉट पूछा है आपसे। हाई एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लो जीडीपी ग्रोथ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 58 की बात करें कि इन द ट्रेड साइकिल थ्योरी ऑफ जे आर हिक्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो है वो ना तो टेक्नोलॉजी से एज पर हिक्स डिटरमाइन होता है, ना तो पॉपुलेशन से होता है। ये किससे होता है? ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल किस जिसके बारे में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, किसका रेफरेंस है, किसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है। तो हम सबको पता है कि जो हमारा पब्लिक गुड होता है उसका नेचर कैसा होता है?
अभी भी हमने एक सवाल किया था, पब्लिक गुड्स का हमारा नेचर कैसा होता है? तो हमें पता है पब्लिक गुड्स का जो हमारा नेचर होता है, ये नॉन राइवल होते हैं और प्लस नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की बात करें, क्या दिया है कि एज्यूम बी इज सोशल बेनिफिट, ठीक है, बी सोशल बेनिफिट है, सी इज सोशल कॉस्ट, ठीक है, आर इज द सोशल डिस्काउंट रेट, ठीक है, टी इज द टाइम एंड कैपिटल टी इज द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें क्या बताना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बताना है, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली फार्मूला क्या होता है हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू का। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली मेजर क्या करता है? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है माइनस जो हमारी कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट की, उसको माइनस करके जो टोटल बचता है उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? एनपीवी का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है बेसिकली जो हमारा स्मॉल टी इज टू जीरो, कैपिटल टी फार्मूला इसका याद रखिएगा, डी टी माइनस सी टी अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई सारे पेपरों में या इस डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन बने हैं। तो आप इस फार्मूलों को थोड़ा सा ध्यान में याद रखिएगा, ये इसको डबल स्टार में मार्क करिएगा क्योंकि ये वाला फार्मूला कई बार रिपीट हुआ है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगर हमारा जो एनपीवी है, नेशनल प्रेजेंट वैल्यू है, ये ग्रेटर देन जीरो अगर रहता है तो इसका मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सोशली बेनिफिट है। प्रोजेक्ट जो है वो सोशली बेनिफिट है, सोशली बेनिफिट है, ठीक है। अगर लेस देन जीरो होता है तो फिर आप सोशली बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो आप इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं, बस फार्मूला था, फार्मूला में कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका एकदम ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, द एरिया बिटवीन, हाँ, -3 और +3 के रिलेशन के बेसिस पे पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको एक बार बता देता हूँ कि कभी आप यहाँ से सवाल ना गलत करें, ठीक है। 3 अलग-अलग बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो तीनों का बेसिस मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, जब आपसे पूछा जाता है -1 से +1 के बीच में, तब जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.6826 यानी 68% जो बेसिकली ये उस चीज को एक्सप्लेन कर पाता है। इसका मतलब होता है कि अबाउट 68% ऑफ द डेटा लाइज बिटवीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, ठीक है। अब अगर टू स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के बारे में हम बात करें, -2 से +2 के बीच में वैल्यू आपको जरूर से जरूर याद रखनी है, वैल्यू से ही सवाल पूछा जा रहा है। तो ये 0.9544, इसका क्या मतलब होता है कि अबाउट 95% ऑफ द डेटा लाइज बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपसे पूछा कितना है? -3 से +3 के बीच की वैल्यू पूछा है। तो ये कितना होता है? ये होता है 0.9973 यानी अबाउट 99.7% ऑफ द डेटा लाइज विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन है। तो तीनों वैल्यू जो हैं, ये तीनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो एक्सप्लेन करने वाला है मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगर इस पेपर में -3 और +3 के बीच के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछा है तो अगले पेपर में -1 और +1 के या -2 के या +2 के बीच की वैल्यू पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो कितना वैल्यू होगा हमारा? 99.73% थ्री के बारे में पूछा है। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। कोई वैल्यू दिया है? बिल्कुल, ये बी वाली हमारी वैल्यू, ठीक है। ये किसकी है?
ये आपको पता चल गया और ये किसकी है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं कि विच इज द रैंडम सैम्पलिंग मेथड। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता क्या है, और रैंडम सैम्पलिंग मेथड इसमें से पूछ रहा है कौन सा है। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड को हम और क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड को बेसिकली और हम क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से आपसे पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा, कोटा सैम्पलिंग नहीं होगा, परपसिंग सैम्पलिंग नहीं होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 आसान है। ठीक है, अगला सवाल एक और बहुत बेहतरीन सवाल है स्टेटिस्टिक्स का कि एक हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितना, 0, 4, 5, 7 और 100 है। यानी यहाँ एक एक्सट्रीम वैल्यू दिया गया है। एक्सट्रीम वैल्यू को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, अर्थमेटिक मीन। तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है, तो ये हमारा कभी सही जवाब नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं होगा, ये भी अफेक्टेड होता है। हार्मोनिक मीन भी होता है। पोजिशनल मीन की तरफ चलेंगे तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा। मीडियन जो होता है ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा हो गया, 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। क्या दिया है भाई, एस और आई का डेटा हमें दिया गया है। तो हम अगर एस इज इक्वल टू आई कर लें तो शायद हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। आइए एक बार करके देख लेते हैं। 100 प्लस 0.2 वाई इज इक्वल टू -30 प्लस 0.1 वाई। ठीक है, y को एक तरफ भेज दिया जाए तो 0.2 y में y की वैल्यू निकालनी है, -0.1 y इज इक्वल टू -30, और ये उधर जाएगा तो प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के 100 हो जाएगा। अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.1 y आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा, -30 से प्लस के 100 जाएंगे तो इधर हमारी वैल्यू आ जाएगी 70। आप इसको हटाएंगे यहाँ से, इसकी वैल्यू 700 आ जाएगी, यानी हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 700 आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बेहतरीन जवाब होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात करूं मैं कि विच एमंग द फॉलोइंग थ्योरी अप्रोच डज नॉट ट्रीट कंजम्पशन टू डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड इनकम। अच्छा, एक्सपेक्टेड इनकम ये तो कीन्स अप्रोच हो जाएगा। कीन्स अप्रोच ने कहा है कि हमारा जो बेसिकली कंजम्पशन होता है वो एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 66। क्या कह रहा है भाई कि इन द लॉन्ग पीरियड एंड परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। बिल्कुल, लॉन्ग रन में फर्म जो होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ये तो ठीक है। देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द सिस्टम, ये भी ठीक है। लेकिन इसकी वजह से लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती है। लॉन्ग रन में इसलिए अर्न करती हैं कि अगर लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म अर्न करेंगी तो क्या होगा, जो फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है तो फर्म मार्केट में एंट्री करेंगी। इससे क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा, और ये तब तक आ जाएगा जब तक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ना अर्न करने लगे। ये कारण होता है, ना कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला रीजन होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट मेन कारण होता है। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट जो होता है वो मेन कारण होता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये बी हमारा क्या होगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब अगर हम अपने अगले सवाल की बात करें, सवाल हमारा 67 है। ये बेसिकली स्टेटिस्टिक्स का सवाल है कि फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ एट्रीब्यूट। अच्छा ठीक है, जब हम एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट को जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो कौन सा टेस्ट लगाते हैं, बहुत आसान है, ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट होता है। टी टेस्ट क्या होता है आपको पता होगा, जब हमारा सैंपल साइज एन जो है लेस देन 30 होता है, और हमारा जो बेसिकली पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अननोन होता है, तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। जेड टेस्ट जब हमारा सैंपल साइज एन जो होता है ग्रेटर देन 30 होता है तब हम इसको यूज करते हैं। और एफ टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट हम ओवरऑल सिग्निफिकेंस के वैल्यू को निकालने के लिए
करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम अपने अगले सवाल की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट बट नॉट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो देखिए, फिशर जो है हमारा वो दोनों टेस्ट पास करता है, इसलिए हम इसको आइडियल टेस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी पास करता है और टाइम रिवर्सल टेस्ट भी पास करता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी पास करता है और ये टाइम रिवर्सल टेस्ट भी पास करता है। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो टाइम रिवर्सल तो पास करता है बट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पास नहीं करता है। तो देखिए, मार्शल एजवर्थ जो हमारा इंडेक्स है वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली क्या करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट पास करता है लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को वो पास नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला एक और बेहतरीन सवाल है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको एन दे के रखा है, अरिथमेटिक मीन हमें 180 दिया है और वेरिएंस दिया है 324, यानी 324 दिया है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको निकालना है, तो कुछ नहीं आपको करना है, वेरिएंस पर मीन 200 कर देना है। तो वेरिएंस कितना है? वेरिएंस है हमारा 324। ओके, मीन कितना है? 180 है। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। क्या समस्या है? कर दिया जाए इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 18 इक्कम 18, 18 144। ठीक है, 18। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 18% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हमारा 18% इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की बात करें, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस। स्क्यूनेस अभी श्योर शॉर्ट वाले सीरीज में आने वाला है, जो सुपर श्योर टॉपिक चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्यूनेस से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है अगर सिमेट्रिकल होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान रहे, इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है जब हमारा जो डेटा होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी उसमें किसी भी तरीके का स्क्यूनेस नहीं होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है और निगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर अगले सवाल की बात करें कि मूविंग एवरेज मेथड इज अ मेथड ऑफ ट्रेंड एस्टिमेशन। हाँ ठीक है, रेग्रेशन मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट फ्लक्चुएशंस इन टाइम सीरीज। अरे नहीं भाई साहब, रेग्रेशन जो होता है एक्स और वाई के वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्स के चेंज होने से वाई में या वाई के चेंज होने से एक्स में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहे हैं, उस कॉज एंड इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम रेग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फ्लक्चुएशंस देखने के लिए टाइम सीरीज में। तो ए हमारा सही जवाब है लेकिन आर हमारा सही जवाब नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब बैठ रहा है, ये एकदम सही जवाब होगा इसका। अगला जो है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से सवाल पूछ रहा है कि फ्रेडमैन ट्रेड्स मनी एज वन ऑफ द लग्जरियस गुड। हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज इट सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे मनी काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसकी वजह से मनी को वन ऑफ द लग्जरियस गुड ट्रीट किया जाता है, ये गलत जवाब है। तो ए आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्टैगफ्लेशन कैन डेवलप ड्यू टू मार्केट इम्परफेक्शन। ठीक है भाई साहब, वेज फ्लेक्सिबिलिटी कैन कॉज स्टैगफ्लेशन। हाँ बिल्कुल, वेज फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है, लेकिन ये ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब बी भी इसका सही जवाब होगा, दोनों सही हैं लेकिन आर ए को सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज ए जनरली एक्सेप्टेड स्टेट पॉलिसी। हाँ ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डज नॉट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या बात कर रहे हैं सर, प्रोग्रेसिव टैक्स से हमारा इनकम और वेल्थ दोनों इफेक्टिव होता है, दोनों को ये इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, तो आर सही नहीं होगा, एक ट्रू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर हम अपने अगले सवाल की बात करें, ठीक है, आज के सेशन का ये अंतिम सवाल होगा,
नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसके आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे, यानी ये हमारा 25वां सवाल होगा। तो लेबर इकोनॉमिक्स रेडी टू वर्क ओवर टाइम। हाँ, लेबर बिकम्स रेडी टू वर्क ओवर टाइम, बिल्कुल लेबर ओवर टाइम के लिए तैयार होते हैं। रीजन क्या दिया है, क्योंकि इंडस्ट्री पेड्स एम्प्लॉय इफिशियंसी वेज। भाई इफिशियंसी वेज करेंगे तब तो वो जितना करते हैं उतना ही करेंगे। मोर देन इफिशियंसी वेज अगर वो पे करने को तैयार होते हैं, इन दैट केस क्या होगा कि लेबर ओवर टाइम करने को तैयार होगा। तो सही दोनों है, लेकिन आर जो है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वो एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपको और बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आने वाली बहुत ऐसी क्लासेस होंगी जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगी, आपको फायदा पहुंचाएंगी। ठीक है, तो आप इन वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।